नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के लिए रवाना होने वाले हैं। पूरी दुनिया की निगाहें पीएम की इस यात्रा पर टिकी हैं, लेकिन अमेरिका भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। एक तरफ जहां दुनिया भर में भारत की साख बढ़ रही है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मंडली भारत पर यूक्रेन युद्ध का जिम्मा थोप रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका रूस से कारोबार के लिए डील कर रहा है। टैरिफ पर ट्रंप के झूठे पुलिंदे की आज पोल पट्टी खोल देंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक बहुत मशहूर कहावत को चरितार्थ कर रहा है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की मंडली। कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पहले चोरी फिर सीना जोरी। भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इस बार चार महाशक्तियां भारत, रूस, चीन और जापान दो मंच से हुंकार भरेंगी और ट्रंप देखते रह जाएंगे। आज करेंगे इसी मुद्दे पर बहस कि कौन रूस से करता है ज्यादा व्यापार, अमेरिका या फिर भारत। और अगर अमेरिका रूस से ट्रेड डील कर रहा है तो यूक्रेन वॉर को कौन फंड कर रहा है, अमेरिका या भारत? ट्रंप के दोहरे चरित्र पर आज सबसे बड़ी बहस। ट्रंप के दबाव में भारत के नहीं झुकने से अमेरिका बौखला गया है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मंडली बौखला गई है। रूस से ट्रेड डील की बात कही जा रही है। रूस से नए नए ट्रेड डील पर साइन किया जा रहा है। अमेरिका बार बार ट्रेड डील कर रहा है, रूस से कारोबार बढ़ा रहा है, लेकिन भारत पर युद्ध का आरोप लगा रहा है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो तो अनाप शनाप बकने लगे। यूक्रेन युद्ध में हथियार सप्लाई करने वाला अमेरिका भारत को, पीएम मोदी को वॉर के लिए जिम्मेदार बता रहा है। नवारो कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस की जंग मोदी का युद्ध है, क्योंकि रूस भारत के पैसों से जंग लड़ रहा है। इतना ही नहीं, नवारो तो युद्ध का सौदागर निकला। उसने कहा कि रूसी तेल खरीदना बंद हो तो भारत पर 25% टैरिफ कम हो सकता है। साथ ही उसने इस बात पर जोर दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का रास्ता दिल्ली से जाता है। मैं पीटर नवारो से पूछ रहा हूं, कौन सा शांति का रास्ता दिल्ली से जाता है? यूक्रेन को पैसा देने वाला अमेरिका, हथियार देने वाला अमेरिका, रूस से कारोबार करने वाला अमेरिका, रूस को पैसा देने वाला अमेरिका, रूस से रासायनिक, केमिकल और साथ ही साथ फर्टिलाइजर, संवर्धित यूरेनियम खरीदने वाला अमेरिका, और भारत पर एलिगेशन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पहले चोरी अब सीना जोरी। तो नवारे के झूठ का पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। जिस रूसी तेल की वजह से अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है, उसकी हकीकत आप जानेंगे तो आपके होश में उड़ जाएंगे। जिस रूस को कटघरे में खड़ा करके भारत से जवाब मांग रहा है अमेरिका, उसी रूस से भारत ही नहीं दुनिया के कई मुल्क तेल खरीद रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है चीन। तो क्या चीन पर टैरिफ लगा? नहीं लगा। दूसरे नंबर पर है यूरोपीय यूनियन। क्या यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगा? नहीं लगा। तीसरे नंबर पर है भारत और चौथे नंबर पर है तुर्की है। पांचवें नंबर पर है जर्मनी। अमेरिका में दम है तो लगाए इन सभी पर भारी भरकम टैरिफ, 100% टैरिफ, 200% टैरिफ। मैं चैलेंज देता हूं पीटर नवारो को। तो आप समझ गए होंगे कि नेटो के सदस्य देश भारत से कहीं ज्यादा मात्रा में रूसी तेल खरीदते हैं और गैस का नंबर 1 इंपोर्टर यूरोपीय यूनियन है। तेल खरीदने में अमेरिका भी शामिल है। अब एक रिपोर्ट आपको बताते हैं जिसे देखकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे ट्रंप और उसके सलाहकार नवारो झूठ बोलने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, कितनी घटिया राजनीति कर सकते हैं, कितने स्वार्थी हो सकते हैं। 2024 के आंकड़े गवाही देते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच कुल 30,000 करोड़ का व्यापार 2024 में हुआ, जिसमें रूस को अमेरिका ने 4,600 करोड़ का सामान बेचा है, जबकि 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान अमेरिका ने रूस से खरीदा है। यह भी आपको बता दें कि अमेरिका सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि रूस से खनिज भी मंगवाता है।
लंबी चौड़ी लिस्ट है जो रूस से खरीदता है अमेरिका। वो फर्टिलाइजर खरीदता है, उर्वरक यानी खाद, संवर्धित यूरेनियम खरीदता है अपने परमाणु प्लांट्स के लिए, प्लूटोनियम खरीदता है, अकार्बनिक रसायन खरीदता है, आयरन और एल्यूमिनियम खरीदता है, कच्चा तेल लेता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड कितनी तरीके से सामने आ रहा है और किस तरह से उजागर हो रहा है। तो फिर रूसी तेल खरीदने से भारत से ट्रंप क्यों नाराज है, या फिर बात कुछ और है? दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो सब्जबाग दिखाए उसमें ट्रंप एंड फैमिली सब इन्वॉल्व है, इसलिए भारत इस नापाक मंशा को पहले ही समझ गया था। इसलिए पीएम मोदी ने भारत ने तटस्थ रहते हुए टैरिफ के हर वार का मुकाबला करने की ठानी और अर्थव्यवस्था के बिसात पर नए मोहरे बिछाए गए। इसलिए पीएम मोदी का चीन और जापान का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मिशन जापान के तहत पीएम मोदी 28 से 30 अगस्त तक जापान में रहेंगे और फिर 30 अगस्त से 1 सितंबर तक पीएम मोदी चीन में रहेंगे। दोनों देशों के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक चर्चा में हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए व्यापार साझेदारी पर बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टैरिफ के वॉर के बाद बदलते समीकरण को लेकर बड़ी रणनीति चर्चा में बनी हुई है। इसके बाद एससीओ की बैठक में अपने नए दोस्त जिनपिंग से दुनिया में बदली अर्थव्यवस्था पर विस्तार से बातचीत होगी। चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। यह इसलिए भी खास है क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन को अमेरिका के टैरिफ प्लान की पहली भनक लग गई थी, जिसे खींच खाकर जिनपिंग ने पीएम मोदी के लिए चीन से संदेश भेजा। दावा है कि इस संदेश में उन्होंने भारत से दोस्ती बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था और साथ में यह भी आगाह किया था कि अमेरिका टैरिफ को लेकर नकारात्मक रुख अपना सकता है। इस संदेश को पहले ही पीएम मोदी भाप गए, उन तक यह मैसेज पहुंच गया। इसलिए भारत, रूस, चीन और जापान पहले से ही ट्रंप के टैरिफ वॉर से आगाह थे। और हैरानी तो इस बात की हुई कि जो देश रूस यूक्रेन युद्ध का डायरेक्ट जिम्मेदार है, डायरेक्ट पैसा फंड कर रहा है वॉर के नाम पर, वो आखिर कैसे भारत पर ठीकरा फोड़ सकता है? तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सीन चल रही है। अहम सवाल यह है कि भारत तो अपना स्वदेशी अपनाकर टैरिफ से मुकाबला कर लेगा, लेकिन ट्रंप अमेरिकियों पर पड़ रहे बोझ से कैसे निपटेंगे? अमेरिका में उठ रहे सवाल का जवाब कैसे देंगे? अमेरिकी के ऊपर जो टैरिफ का बोझ सीधा जा रहा है उसका जवाब कैसे देंगे? अपने झूठ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? और पूरी दुनिया में कहीं भी जंग होती है तो उसके पीछे अमेरिका का ही दिमाग बताया जाता है, क्योंकि जंग के लिए चाहिए हथियार, और हथियारों की मोनोपोली कहें या फिर हथियारों का सबसे बड़ा जो मार्केट है, डिफेंस का जो सबसे बड़ा मार्केट है, वो अमेरिका का है। इसलिए अमेरिका एक बार फिर से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है और भारत तटस्थ दिख रहा है। बातचीत करने के लिए महेश वर्मा, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंश वत्स, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिताली निकोरे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रही है। अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और फाइनेंशियल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड अभय कार्की, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की डिबेट की। महेश जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि जब पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरह के फैसलों के लिए जाने जाते हैं, तो क्या हमारी तैयारी पहले से थी या हम वेट एंड वॉच की स्थिति में थे? और कहते हैं मार्च से ही ये मामला फंसने लग गया था, तो क्या हमने लेट कर दी इसको डील करने में? नहीं, देखिए, बात इसको डील करने को लेकर नहीं है। सवाल यह है कि जब कोई व्यक्ति या कोई व्यवस्था या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुगलकी फरमान के लिए जाना जाता हो और उसने रात में सोना है और सुबह उठ के कुछ और बोल देना है, और उसको लेकर एक तरह से देश में और पूरे विश्व में, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, उसमें एक प्रोपेगेंडा करना
और हमारे ही देश और हमारे ही पॉलिटिशियन और हमारे ही लोगों के द्वारा, और हमें कहीं ये बताना और जताना कि देखिए ट्रंप ने इनको क्या इनकी हालत कर दी, देश की हालत कैसे बना दिया, और देश को जो है एक तरह से झुकाने डिगाने और देश को रोकने की जो एक प्रयास हमारे अंदर से जो चले, उससे कहीं इन सब चीजों को जो आज कहीं हम कह रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ जो है वो हमारे लिए एक चुनौती है, या उस चुनौती को हम कहीं पार नहीं कर सकते हैं, या वो चुनौती हमारे लिए ऐसी बन गई है कि पूरा देश जो है ऐसा लग रहा है कि डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल यह है कि हमारे लोग जो है जो इस प्रकार के अवाल बवाल और सवाल के साथ खड़े हुए, वो ट्रंप से बड़े सुपर ट्रंप कहीं दिखाई दिए। अब रही बात की जो आप बात कह रहे हैं कि हमारी इंतजामिया और हमने किस प्रकार के प्रयास किए और उस प्रयास में हम सफल क्यों नहीं हो पाए, तो स्वाभाविक है कि जिन चीजों को लेकर अगर आपने मन बना लिया है कि आपको हमारे देश के जो गरीब किसान है उनको लूटना है या उनको खत्म करना है, जो हमारे देश के पशुपालक है उनको खत्म करना है, जो हमारे देश की छोटी छोटी इंडस्ट्री है उनको खत्म करना है, वो जो मार्केट है उनके लिए जो मार्केट है उसके लिए हम वो मार्केट हम अमेरिका के लिए खोल दें, और फिर उन शर्तों पर हम कहीं अपने एक्सपोर्ट का काम करें, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों के लिए 100 बार जो है उस ट्रंप को हम कुर्बान करेंगे, उस ट्रंप के साथ की दोस्ती को कुर्बान करेंगे। ऐसे अमेरिका के साथ ऐसी दोस्ती के ऊपर हमें लानत और मलानत है। और हम फिर से एक बात कहेंगे कि अभी भी हमारी हमने अभी भी उसी ढंग से जी महेश जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे काउंटर पार्ट में आपसे जानना चाह रहा हूं। एक बहुत मशहूर कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। देखिए 5% और 18% वाला जो जीएसटी वाला मामला है उसको तत्काल प्रभाव से दे दीजिए ना, तो इससे क्या होगा, जो बहुत मेगा इंपैक्ट आने वाला या जो भी इंपैक्ट आने वाला उसमें थोड़ा सा सर्वाइव हो जाए, क्योंकि मार्केट में जो है वो पैसा ज्यादा घूमने लग जाएगा। लोग बहुत अभी वेट एंड वॉच में चले गए हैं, भाई कोई किसी को गाड़ी खरीदना है, किसी को कुछ खरीदना, फिर पितृपक्ष भी आने वाला। आप अगर वो रिबेट जल्दी दे देंगे तो फिर वो मामला जल्दी से शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? सर दर्शक भी समझ रहे होंगे। महज जीएसटी की जो आप बात करें ना, महज जीएसटी से हमारी ये चुनौती खत्म नहीं होनी। नहीं, हम कई मोर्चों पे काम कर रहे हैं। आज ही देखिए पूरे देश को कहीं पता चला है कि सिर्फ आज प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, इसके अलावा हमने कम से कम चारों तरफ अपना जो सामान है, अपना जो एक्सपोर्ट होने वाला जो वहां सामान था, जो लगभग हम 66% ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे जो फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम को छोड़ के बाकी जो हमारे साजो सामान है जो एक्सपोर्ट के लिए थे, उनको हम किस प्रकार से उनके लिए मार्केट मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं वो नहीं कह रहा हूं भाई, बड़े से बड़े जख्मों को सिलने के लिए छोटी सी सुई ही काम आती है। देखिए अब टेक्सटाइल है, मैं छोटी छोटी चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो ही महल खड़ा होगा। जानकारी आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी और दे दें कि जैसे कपास का आयात होता, कपास की आयात पर 10% शुल्क लगाती थी सरकार, उसको एकदम एग्जम्प्ट कर दिया गया ताकि टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं जिनको कहीं नुकसान हो रहा था उनको तुरंत राहत मिले। इसी प्रकार से जो आप जीएसटी कह रहे हैं, अच्छा सुझाव है। सरकार जो है काउंसिल फैसला कर चुकी है, एक बस थोड़े से समय की बात है, एक प्रोसेस है, एक आध दिन में वो भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ जाएगा। और प्राचीर से, लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही कि ये दिवाली की मैं तो कहता हूं सिंबॉलिकली पेट्रोल डीजल के दाम भी घटा दीजिए और मजा आ जाएगा। सर मैं फिर से कह रहा हूं कि ये देश में आज 11 साल ट्रंप के टैरिफ के जवाब में देश में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए। सर मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल पहले मनमोहन सिंह सरकार जब शुरू की थी अपनी यात्रा को सरकार की, और जब उनकी खत्म हुई 2014 में तो ऑलमोस्ट डबल हो गया था पेट्रोलियम का प्राइस। लेकिन आज देखिए हम स्थिरता बनाए हुए उस पे नहीं जाते हैं, जिस प्रकार से, और सबसे बड़ी उपलब्धि देखिए क्या है, आपको तेल सस्ता मिला है, उस समय तेल बहुत महंगा क्रूड ऑयल उसमें बहुत कॉस्टली खरीदा करते थे, वो डिबेट में नहीं जा रहे। आज ये मैं कह रहा हूं कर रहा है, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट कर रहा है, तेल की कीमतें अगर गिराएंगे टैरिफ वॉर के बीच तो जनता के बीच में पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि आप टैरिफ वॉर को करारा जवाब दे रहे हैं। अंशवाद से किराए जानना चाहूंगा, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास आ रहे। थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल स्टैंड जानना चाह रहा हूं, भारत का पॉलिटिकल विल कहां स्टैंड कर रहा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अंशवत,
देखिए, आप यहाँ पे ट्रंप को कोसने की बात आती है, मैं आपसे बल्कि सबसे यहाँ पे बैठे सभी लोगों से ज्यादा ट्रंप को कोसने को तैयार हूं। लेकिन यहाँ पे बैठे प्रत्येक व्यक्ति के और इस देश के प्रत्येक नागरिक के जहन में ये सवाल आ रहा है कि अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, अब जो है नमस्ते ट्रंप, इन सब कार्यक्रमों के बाद भारत को मिला क्या? 50% टैरिफ। और इस 50% टैरिफ से क्या इस देश को होने वाला है इंपैक्ट, वो आपके दर्शकों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश के तकरीबन 10 सेक्टर्स जो है वो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। फिर चाहे वो बात हो टेक्सटाइल की आप कर लीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरी की कर लीजिए, कॉटन इंडस्ट्री की कर लीजिए, ये तमाम जो है, और इससे जो है पूरे देश को तकरीबन 2.17 लाख करोड़ का जो है नुकसान होने वाला है। इस बात पे जो है तमाम जो है अर्थशास्त्रियों ने भी बात की है। इस पे भी तमाम अर्थशास्त्रियों ने बात की है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि 2047 तक हम लोग विकसित भारत की ओर जो है अग्रसर होने वाले हैं, तो उसके लिए तकरीबन हमें 8% की जो जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए। अब भाई हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5% है, और इससे जो है हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट में 1% का जो है कटौती होने वाली है, यानी 5% पे आ जाएंगे हम। तो आप कैसे बात कर सकते हैं कि जो आप विजन लेके चल रहे हैं विकसित भारत का, उस पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ जाता है। दूसरा और सबसे मुख्य हमारा जो सामने चुनौती खड़ी है वो है हमारी जो बेरोजगारी से आने वाली है। क्योंकि आप सोचिए, यहाँ पे जब टैरिफ लगेगा तो अमेरिका में सामान महंगा होगा, लोग उसको खरीदेंगे नहीं, तो उसकी जो डिमांड है वो कम होगी, तो जो है मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, और इसकी वजह से बेरोजगारी है स्वाभाविक है। और इससे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 5 लाख के करीब, ज्वेलरी में 2 लाख के करीब, वैसे तमाम जो क्षेत्रों में जो है बेरोजगारी होने वाली है। तो ये सरकार के समय बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है, और इसका जो है दिख भी रहा है। फिर चाहे वो बात हो तिरुपुर की बात कर लीजिए, नोएडा की बात कर लीजिए, सूरत की बात कर लीजिए, वहां पे टेक्सटाइल के जो हमारे फर्म्स है उन्होंने जो है प्रोडक्शन को अभी रोक दिया है। तो ये पूरी तरीके से दिख भी रहा है। तो सरकार इसको ये दिखाने की जो कोशिश करी है कि उनके सामने कोई चुनौती ही नहीं है, ये सबसे बड़ी इस देश के लिए चिंता की बात है। क्योंकि आप जब तक परेशानी को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो तक आप उस पर समाधान की तरफ कैसे अग्रसर होंगे, ये देश जानना चाहता है। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि आज ये जो यहाँ पे आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था, ये कहते हैं ना कि भैया कुछ तो रही बात होगी, यूं ही तो कोई बदनाम नहीं हो जाता। वही बात है कि भैया ये भारत सबसे ज्यादा तो तेल खरीदता नहीं है रूस से, उससे भारत से ज्यादा है जो है चाइना खरीदता है। चाइना तकरीबन 47% खरीदता है, भारत जो है वो 38% खरीदता है रूस से तेल। तो अब चाइना के ऊपर 30% टैरिफ और भारत के ऊपर 50% टैरिफ, इसका जो लॉजिक है, ये सवाल आज देश पूछना चाहता है मोदी जी से कि आपने नेगोशिएशन क्यों नहीं किया? बाकी देशों ने क्या नहीं किया था ट्रंप के साथ नेगोशिएशन? तो भारत ने, क्या तो नेगोशिएशन आपके करा? सवाल का जवाब है कि भाई भारत ने ट्रंप के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया, तो ट्रंप नाराज हो गए। नहीं, तो क्या कांग्रेस पार्टी नहीं, ये कह रही है कि हम अपने डेयरी उत्पादकों और हम अपने एग्री जो हमारे किसान भाई हैं उनके हित अमेरिका के हवाले कर दें और अमेरिका के सामने सरेंडर कर दें? नहीं विवेक जी, मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं कही। मैंने ये कहा कि अगर जो है चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, अगर जो है चाइना कहा जाता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु है, अगर उसके ऊपर जो है कम टैरिफ लग रहा है, तो ये सवाल है कि भारत के ऊपर ये बहस, ये दूसरी तरफ बहुत लंबी बहस चली जाएगी। चाइना का जो क्रिटिकल मिनरल अर्थ के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एक तो उसमें और सेमीकंडक्टर्स में चाइना की मोनोपोली, चाइना ताइवान की। अगर चाइना इनका प्रोडक्शन बंद करके या फिर इनका प्रोडक्शन अमेरिका को एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो अमेरिका घुटने पे आ जाएगा 2 मिनट में। इससे अमेरिका की पूरी कार इंडस्ट्री, अमेरिका की पूरी स्पेस एजेंसी, आप मुझे एक चीज बताइए, ये तमाम चीजें, मैं इसका दूसरा पार्ट भी आपको बताता हूं ना। चाइना 1949 में आजाद हुआ और चाइना आज हमसे बड़ी इकोनॉमी है। हम उसके पहले हम 1947 में आजाद हुए, 2025 में आज हम खड़े हैं, हम चाइना से छोटी इकोनॉमी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है सबकी, जितनी भी सरकार, मैं ये नहीं कह रहा किसी सरकार के ऊपर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर हम पहले से इंडिपेंडेंट हुए होते, हम पहले से क्रिटिकल मिनरल्स में प्लेयर बने होते, हम पहले से सेमीकंडक्टर्स में प्लेयर बने होते, तो शायद हमारा स्टेटस कुछ और होता। नहीं, अब सुन लीजिए सवाल, अब आप जवाब सुन लीजिए जल्दी से। देखिए सच्चाई क्या, देखिए सच्चाई क्या है कि भारत जो है आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी मार्केट है, चाइना से भी बड़ी मार्केट है, ये बात सच है। लेकिन हमने अपनी कभी ताकत जो है अमेरिका के सामने दिखाई क्यों नहीं? यही बात मैंने जो है यहाँ पे सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। हम अपनी मार्केट की ताकत अमेरिका को क्यों नहीं दिखा पा रहे? मैं धीरज कौल जी से जल्दी से जवाब लूंगा, उसके बाद मिताली आपके पास, कार्की सर आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, अच्छा पॉइंट आपने उठाया। धीरज कौल साहब इन्हीं मामलों, फाइनेंशियल मामलों पर स्टडीज करते हैं,
धीरज कौल साहब प्लीज। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आपके जो लास्ट वेलकम सर। पैनलिस्ट है, आई कांट रीड हिज नेम, वो शायद चाइना, पता नहीं, मैं कई बार ही गया हूँ। इंडिया और चाइना का कंपैरिजन एक लाला लैंड में रहने की बात है। 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पिछले 55 सालों से उन्होंने कमर कस के मेहनत की है। इट्स एप्पल एंड ऑरेंजेस। आई थिंक बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट दे रहे हैं। और रही बात मार्केट साइज की, आप नंबर्स देखिए, अमेरिका इज नंबर 1, चाइना इज नंबर 2, इंडिया इज द नंबर 3 इन कंजम्पशन। मार्केट का साइज अगर आप नंबर्स पे बात करेंगे। रही बात, उन्होंने एक, आई मीन आई डोंट वांट टू गो इन पॉलिटिकल डिबेट, ये मेरा एरिया नहीं है, लेकिन ट्रंप के साथ अलाइन करना वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड डिसीजन बाय इंडियन गवर्नमेंट। आई टोटली स्टैंड बाय इट। उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है पिछले 4 से 5 महीने के अंदर। उसको जज करना जून में लास्ट ईयर वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप एक कंपनी को रन करते हैं, मैं कर चुका हूं, मैं स्टार्टअप में हूं, आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये बोलना बहुत रेट्रोग्रेड आसान है। आप एक बात को समझिए, कनाडा इज लाइक अ ब्रदर टू अमेरिका। हमने उनके साथ क्या किया पिछले कुछ महीनों में, क्या आप इमेजिन कर सकते थे नवंबर में? हमने मेक्सिको के साथ क्या किया? हम ईयू के साथ 15% टैरिफ लगा रहे हैं और 0% पे हम उन्हें दे रहे हैं। जापान के साथ हम क्या कर रहे हैं? तो हमारे जो क्लोजेस्ट अलाइज हैं, उनके साथ टैरिफ इज अ मैनिपुलेशन टूल विच इज बीइंग यूज्ड। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो हमें सबसे पहले जो आपने मेरे ख्याल से जो पॉइंट रेज किया, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे में पिछले 55 साल में कहां कमियां रह गई। हमारा लेजर फोकस कंट्री बिल्डिंग को की जगह जाकर सोशलिस्टिक पॉलिसीज पे क्यों रह गया? ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट टाइम है। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही थिन लाइन पे काम कर रही है। और एक बात और बताता हूं, अभी भी निगोशिएशंस चल रही हैं, दे आर नॉट ओवर। और अगर आपको नंबर्स में मैं बात बताऊं, 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा, बिकॉज नंबर्स इज, आपके सब पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे भी दी, आई एम वेरी अप्रिशिएटिव। लेकिन अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो भारत की जो इकोनॉमी है, जो जीएसटी को अभी हटाया गया है, उससे डेफिनेटली लोगों को फायदा मिलेगा। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कैश बेस्ड इकोनॉमी है, उसमें उतना ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा। एमएसएमई, जो भारत की एक बहुत बड़ी बैकबोन ग्रोथ ड्राइवर है, उसकी इंडस्ट्री 330 बड़ी फास्ट ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है, लेकिन उन पे बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 30% टेक्सटाइल उसको बिलोंग करते हैं। जो आपके पर्सन पहले बता रहे थे, बिल्कुल सही, देयर इज अ लॉट ऑफ पेन। अगर आप नंबर्स में देखें तो $48 बिलियन के ट्रेड पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही उन्होंने बोली कि कोई भी इंडस्ट्री 50% टैरिफ पे कंपीट ही नहीं कर सकती। टेक्सटाइल ले लीजिए, ज्वेलरी ले लीजिए, और आपके ही शो पे कल हमने परसों नंबर बाय नंबर ये दिया था, जी करीबन बिल्कुल 3 लाख जॉब्स इफेक्ट होंगी, जिसमें से 1 लाख जॉब जाने की खतरा है। लेकिन इसकी तरफ का एक बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। आपकी बात सही है, क्या हम ये 15-20 साल पहले कर सकते थे? एब्सोल्युटली। रेयर अर्थ मिनरल्स का जो ब्रह्मास्त्र चाइना के पास है, उसका किसी के पास तोड़ नहीं है। 90% रिफाइनिंग चाइना करता है, अब 60% एक बड़ा प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट चाइना करता जी है। इंडिया का आज भी कौल 96% साहब, वहां से आता है। फैक्ट्स पे बात करिए, फैक्ट्स पे बात अब करिए। आई विल गिव यू सांप फैक्ट्स। देखिए, सांप तो बोलना चला गया, बहुत अब आसान डंडा है, पीटने लेकिन से कुछ फैक्ट्स हो पे नहीं बात सकता। करिए। सांप तो बताइए, एग्जैक्टली। सांप तो निकल गया, अब डंडा पीट के लकीर पीटिए, क्या करें? अब सवाल यह है कि हम जो है अमेरिका को कैसे आईना दिखाएं। मैं कार्की सर से जवाब लूंगा, उससे मिताली आपके पास आ रहा हूं। मैं प्लीज, मैं जल्दी से एक मेहमानों का जल्दी से मैं रिएक्शन ले लूं। कार्की सर, क्यों आखिर हम अमेरिका को जवाब ना दें? अमेरिका अभी भी रशिया से डील करने में लगा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप की मंडली ये कह रही है कि ये मोदी वॉर है, ये रूस यूक्रेन वॉर। ये कमाल का दोगलापन चल रहा है इस कूटनीति में, इसे स्वार्थ की राजनीति के इस ये जो पीएम कह रहे हैं, मतलब तुम करो कारोबार, हम करें तो तकरार। ये कमाल है, कैसे चलेगा ऐसे? जी नमस्कार, धन्यवाद। ये जो अभी निवारों के ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो टॉप ऑफिशियल बाकियों के भी आए हैं, जिसमें कि सारा का सारा यूक्रेन की लड़ाई का जितना भी ब्लेम है वो इंडिया के सिर पे डालने के चक्कर में है। और वो ये वाली कहानी दुनिया को बेच रहे हैं कि रशिया अगर लड़ रहा है तो हिंदुस्तान के ऑयल वाले पैसे से लड़ रहा है, इसलिए यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। ये इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। और ये सिर्फ मेरे ख्याल से अमेरिका में रिपब्लिकन्स के अलावा और कोई इस कहानी को खरीद नहीं रहा है। ये कहानी बिक नहीं रही है, क्योंकि उधर डेमोक्रेट्स भी हैं और बाकी लोग जो उनके इंडिपेंडेंट स्पोक्सपर्सन है, वो सब कह रहे हैं कि भैया चाइना ज्यादा ले रहा है, यूरोप गैस ले रहा है। सर मुझे लगता है कभी कभी ये डोनाल्ड ट्रंप के चरण चुंबक जो है उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं कि ट्रंप खुश हो जाए और कुछ $1 मिलियन हमारी जेब में कर जाए। हाँ, अभी ट्रंप
किस सुबह कौन सी करवट उठेंगे वो किसी को नहीं पता, उनके खुद की पार्टी वालों को नहीं पता। तो और उसमें उनकी जो हायर और फायर की जो उनकी नीति है कॉर्पोरेट वाली, वो उनकी गवर्नमेंट में भी ऐसी है, जो आदमी थोड़ा सा भी उनको नाखुश कर दे, उसको वो फायर कर देते हैं। इलॉन मस्क को देखो, अभी वो उनको भी कुक, क्या नाम है उनका, जो टिम कुक। सेक्रेटरी थी, उनको भी वो कह रहे कि आपको हम निकाल देंगे क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो जो लोग बचे हुए हैं वो अपनी गद्दी बचाने के लिए महाराज के रोज गुणगान कर रहे हैं। कोई उनके ऑपोजिशन में आना नहीं चाहता, कि उसको ये नहीं पता कल मैं इस पोजीशन में रहूंगा कि भी नहीं रहूंगा। तो ऐसे माहौल में कोई उसको एडवाइस भी अगर देना चाहे कि सही क्या है, वो नहीं दे सकते। और लोग यही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भैया ट्रम्प का जो तरीका है नेगोशिएशन का, वो मैक्सिमलिस्ट है, कि सबसे पहले वो मैक्सिमम पोजीशन लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो नेगोशिएट करके एक रीजनेबल ट्रेड डील को साइन कर देते हैं। लेकिन उनकी जो ये हरकतें जो है वो इतनी स्टेट क्राफ्ट बोले या उनकी डिप्लोमेसी बोले, इतनी अब्रेसिव या इतनी खुरदुरी है कि आज जापान की जो आए थे उनसे बातचीत कर ले, ट्रेड क्रॉक हो रही थी, आधे रास्ते से वो ट्रेड नेगोशिएशन छोड़ के टीम वापस चली गई है। और कल ही उसी समय जब मोदी हम जापान में पहुंच रहे हैं, तो दुनिया में अमेरिका एक बहुत महान शक्ति है, माना, लेकिन उसकी भी डिपेंडेंसी है दुनिया पे, इसीलिए वो महान है। खुद को शक्ति है, लेकिन महान है कि नहीं है ये डिबेटेबल है। और सबको एक बड़ी शक्ति तो है लेकिन महान शक्ति तो नहीं है सर, पहली बात। दूसरी बात ये, ट्रम्प साहब को लगता है जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। उनके साथ पूरी दुनिया इसी लाइन पे चलनी चाहिए। क्यों चलेगी भाई? डोनाल्ड ट्रंप जी से मैं पूछना चाहता हूं, मिताली से जानना चाहेंगे, 50% टैरिफ का जो झटका अंश बता रहे हैं वो फैक्चुअली कितना स्ट्रांग नजर आ रहा है? दूसरा ये, इसका वे आउट क्या है? तो सबसे पहले तो विवेक जी मैं ये कहूंगी कि ऑलमोस्ट सबके साथ मैं अग्री करती हूँ अभी तक जो बातें हुई हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मोदी वॉर का टर्म आज यूज किया गया है, मैं कहती हूँ अगर भारत ने अमेरिका के लिए ये टर्म यूज किया होता, या भारत ने किसी भी और वेस्टर्न कंट्री के लिए ये टर्म यूज किया होता, तो आज WTO, यूनाइटेड नेशंस और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ढोल बज रहे होते कि भारत ने ये क्या बोल दिया। और अमेरिका हमारे बारे में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन हम उसको वापस जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हम एक ग्लोबल साउथ की कंट्री हैं। तो मतलब अब ये बात क्लियर हो गई है कि जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, द ग्लव्स आर ऑफ। मतलब कि अब कुछ भी बोला जा रहा है और हमें भी एक तरह से अब एक हार्ड स्टैंड लेने की बहुत जरूरत है। हार्ड स्टैंड अब लेने की जरूरत है। अब प्रधानमंत्री जी जापान जा रहे हैं, उसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। अब इसमें भी कल को अमेरिका और ट्रंप की मंडली छाती ना पीटने लग जाए कि भाई जापान क्यों जा रहे भैया। वो तो मुझे लगता है मोदी जी को हर जगह फॉलो कर रहे हैं और मैं कहती हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है। प्लीज करिए, मोदी जी को हर जगह फॉलो करिए। यूएस हेड ऑन ले रहा है भारत से, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सही बात कर रहे हैं। हाँ, दिस इज पॉजिटिव। आपको पता चलेगा कि एक प्राइम मिनिस्टर को कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर आप मोदी जी को फॉलो करेंगे तो आपको थोड़े लेसन्स मिलेंगे कि स्टेट्समैनशिप होती क्या है, वो तब आपको उनको देख के पता चलेगा। लेकिन अभी जरा 50% टैरिफ वाला बताइए, इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है? जी मैं उसी पर आ रही थी। मेरी बहुत व्यापारियों से, इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात हो रही है। जॉब लॉसेस का माहौल तो बन रहा है और इसमें कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली इंडस्ट्री जो है वो काफी कंफ्यूज्ड है कि इसको डील कैसे करा जाए, और वो ये भी लुक फॉरवर्ड कर रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इमरजेंसी फाइनेंसिंग पैकेज अगर आ जाए और उनको वर्किंग कैपिटल का सपोर्ट मिल जाए अगले 3 महीने तक, तो ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ रही है, जो कि मेरे हिसाब से गलत भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से वो लोगों को फायर ना करे, उनको रिटेन कर पाए 2-3 महीने तक, ये बहुत जरूरी है। दूसरा है कि इन्वेंट्री पाइल अप जो है वो काफी चल रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, जेम्स एंड ज्वेलरी में भी, तीनों में बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी पूरे साल के बुक हो जाते हैं जुलाई अगस्त के टाइम पर। तो ऑलरेडी वो तो जो ऑलरेडी बुक्ड है उस पर टैरिफ नहीं है अभी, 17 सितंबर तक आई थिंक टैरिफ लगेगा। उनके रेट्स सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बुक होते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स के रेट बुक नहीं होते हैं। अच्छा। तो उन पर टैरिफ लगेगा और उनके जो बायर्स हैं
वो अब सप्लायर्स पे प्रेशर डाल रहे हैं कि ये टैरिफ का जो कॉस्ट है ये पूरा कॉस्ट आप एब्जॉर्ब करें, वरना हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। और ये सिर्फ अमेरिकन बायर्स नहीं है, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के बायर्स, चाहे वो यूरोप हो, यूके हो, उनको पता है कि भारतीय सप्लायर्स अभी एक प्रेशर सिचुएशन में है, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है बेचने की, लेकिन ऑलरेडी इन्वेंट्री पाइलअप हो चुका है, मैं तो इसलिए कहता वो हूं प्रेशर डाल रहे हैं। काउंटर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे महेश जी, जैसे चाइना ने किया, हम लगाए ना काउंटर टैरिफ यूएस के सामानों पर। हम क्यों सस्ता ले रहे हैं? हम पे करने के लिए तैयार हैं। हम टूथपेस्ट नहीं करेंगे, हम दातुन कर लेंगे, नीम का दातुन, नीम के पेड़ से तोड़ के। आप लगाइए तो काउंटर टैरिफ, और सीना ठोक के लगाइए काउंटर टैरिफ, और इतना लगाइए कि समझ में आ जाए यहाँ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स बेचने वालों को और बाकी सर्विसेज को। विवेक जी, आपके इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं कांग्रेस के मित्र जो हमें आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे और एक भ्रम जो एक ये लोग पैदा कर रहे हैं, या कह लीजिए कि ये जो एक राजनीतिक गदर इन्होंने ट्रंप के नाम से शुरू किया है इस देश में, और अवाल बवाल और सवाल खड़ा करके, मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदी चीनी चीनी भाई भाई कह के, और दूसरे दिन कैसे हजारों मील जो है कब्जा कर रहा है चाइना, तब आपकी सोच कहाँ थी? 260 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह पाकिस्तान को मदद करते हैं, और उसके बाद वो क्या करता है? 26/11 का हमला करता है। तब आपकी दोस्ती कहाँ थी? नहीं, वो 260 करोड़ की मदद 26/11 के हमले के बाद हुई थी, 2010 में हुई थी शायद। सर, मैं या तब हो या कब हो, बात वहां नहीं है। सवाल है कि पाकिस्तान को 260 करोड़ रुपया आप देते हैं, ऐसा काम तो हमने नहीं किया ना। कम से कम हमने उस दोस्ती से 92% अपना व्यापार बढ़ाया, निर्यात बढ़ाया अमेरिका के साथ। जो मनमोहन सिंह के सरकार के टाइम में जो निर्यात था, उसका आंकड़ा कहीं दर्शकों को दिखाई और आज का आंकड़ा दिखाई। समझ में आता है कि मोदी जी ने अगर देश के लिए कहीं किसी से दोस्ती करी तो उसका परिणाम क्या है। अब जब कोई अगर ऐसी बात हुई है तो आप चिढ़ाने का काम करेंगे, आप गदर मचाएंगे। आपको मालूम नहीं है कि यूएस क्या चाह रहा है? राष्ट्र मैंने आप एक पत्रकार हैं विवेक जी, आपको मालूम है कि भाई यूएस जो है ये कह रहा है कि जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट बेचो, हमारा एग्रो प्रोडक्ट बेचो, तुम हमारे छोटे छोटे आइटम बेचो जो है हमारे एमएसएमई। इस कांग्रेस के मित्रों को मालूम नहीं है, वामपंथियों को मालूम नहीं है, साम्यवादियों को मालूम नहीं है, सब कुछ मालूम है। फिर उसके बाद तुम ट्रम्प का नाम लेके तुम देश में किस तरह का एक पिशाच माहौल तक खड़ा कर रहे हो, किस तरह से एक डिमोरलाइज करने वाला काम कर रहे हो। देश के सामने जो ये चुनौती है, 7 लाख करोड़ का हम बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में आज कहीं डेंट पड़ा हुआ है तो उसको संभालने का काम होना चाहिए, या ये राजनीतिक गदर मचाने का काम होना चाहिए, या ये ट्रंप का नाम लेके जो है चीखने चिल्लाने और सरकार को कटघरे में और देश को कटघरे में खड़ा करने का काम होना चाहिए। सबसे पहले तो इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 50% का जो आप कह रहे हैं कि उसने लगाया, हमने क्यों नहीं लगाया। आज जिस तरह से अमेरिका में माहौल बन रहा है, धीरज कौल जी बताएंगे कि जिस प्रकार से क्रिटिसिज्म शुरू हो रहा है कि भारत जैसे एक विश्वस्त साथी को खोने का मतलब क्या है। हमारी उम्मीद है अभी भी है कि ये ट्रंप जो है ये अभी किसी भी करवट ले सकते हैं। ये चाइना के साथ तो सब कुछ हो चुका था सर, चाइना के साथ तो उन्होंने व्यवहारिक रूप से शुरू भी कर दिया था, चाइना के साथ तो उन्होंने चाइना ने लागू भी काउंटर कर दिया टैरिफ था। लगाया ना, लेकिन सर उन्होंने 100 लगाया, चाइना ने 200 लगा दिया। उन्होंने 200 लगाया, चाइना ने 300 कर दिया, और फिर उसने 500 लगा दिया। सर वो कहने की बात थी, वो कहने की बात थी और तब की बात थी। और मैं फिर से कह रहा हूं, चाइना और भारत का जो है हम तुलना करके अगर कोई बात करेंगे तो थोड़ी बेईमानी होगी। हमारी स्थिति जो है वो चाइना की तरह नहीं है। भारतीयों की चाहत यह है कि आप काउंटर टैरिफ लगा दीजिए। सर हम चाहत की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो आज की डेट में हमारे पास अभी भी 16 सितंबर तक का जो एक समय है, टाइम है, जिसके ऊपर हम अभी भी उम्मीद पे हैं कि ट्रंप प्रशासन जो है कहीं ना कहीं उसको इस बात की समझ आएगी कि भारत के साथ जो है अगर हमने इस तरह का रवैया रखा तो दुश्वारियां बढ़ेगी। और ये आप कैसे उम्मीद में, मुझे पता नहीं महेश जी, बता रहा हूं ना, जो एलन मस्क का सगा नहीं हुआ, जो आदमी, जिस आदमी ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन कैंपेन के साथ साथ इलेक्शन जितवाने में, प्रेसिडेंट बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, विवेक जी भाई वो उस आदमी का सगा नहीं हुआ। आपको लग रहा हो भारत का सगा हो जाएगा और 15 दिन में हालात बदल जाएंगे? कि हम उसके ऊपर विश्वास कर ही नहीं रहे हैं, हम उसके ऊपर निर्भर। किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं आप? क्या किस इंतजार में बैठे हुए हैं? हाँ, वही कह रहे हैं कि आज यूके के साथ जो हमारा एफटीए है,
आज जो रूस के साथ मार्केट खुल रहा है, जापान के साथ हमारा मार्केट खुल रहा है। नहीं आप वो क्या समझ खोलिए, रहे हैं कि लेकिन अमेरिकी प्रोडक्ट पर आप भी टैरिफ लगा वही दीजिए। मैं तो आपको आपसे बस बता इतना ही रहे कह रहा हैं हूं। कि आज 20 ऐसी कंट्रीज है जिसके साथ फ्री ट्रेड का जो है प्रोसेस शुरू कर दिया भारत सरकार ने। वो अच्छी अब बात क्या- है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन अमेरिका को तो छूट आज क्यों से- देंगे हम? लेकिन हम अमेरिका को तब उसके अमेरिकी हम भी बिजनेसमैन यहां से सस्ते दरों में पैसा सर- निकाल कर ले जाओ, उसको सर, डॉलर में बाजू कन्वर्ट कर ले, मरोड़ना- ये मैं सर, अलाउ नहीं अमेरिका की करूंगा। तरह- नहीं नहीं, अमेरिका की तरह हम भी बन जाएं। अमेरिका से हमारी बहुत हाँ सारी हाँ, जरूरत- बनना चाहिए, क्यों नहीं बहुत- बनना चाहिए? सर, हमें अमेरिका से बहुत ऐसी हम गांधी जी ने जरूरत कहा पूरी था कोई करते एक गाल हैं। पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो, फिर दूसरे में मारे तो ये नहीं कहा था दोनों गाल पे तमाचा खाने के बाद क्या करना है। अमेरिका की सावधानी को भी आपको समझना होगा। अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल और अपना फार्मास्यूटिकल और पेट्रोलियम, इन तीनों चीजों पे क्यों नहीं ये 50% लगाया? उसी प्रकार से हमारी भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों की जरूरत उससे पूरी होती है। हम एकदम से ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि ठीक हम है, अंश सियासत बात में से पड़ जवाब जाएं। लेना चाह रहे, जल्दी से अंश। अंश क्या कहते हैं आप, क्या काउंटर टैरिफ लगना चाहिए? देखिए, पहली बात तो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे बड़ा यहाँ पे कह रहे थे कि भैया आप यहाँ पे कैसे चिढ़ा सकते हैं तमाम चीजें। मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मोदी जी ट्रंप के प्रचार में गए थे और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था तो बड़ा इन्होंने भैया, उसको मास्टर 260 स्ट्रोक करोड़ करके तो नहीं प्रोजेक्ट दिया किया था था। ना। अरे सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। तो उस बड़ा उसको मास्टर स्ट्रोक करके बताया था कि भाई देखो, इतिहास में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है न्योता दिया अपने प्रचार में। तो इसलिए आज ये सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अगर आज ये ट्रेड डील हो चुकी होती तो बीजेपी उसको बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता देती, लेकिन क्योंकि अब ये ट्रेड डील नहीं हुई है तो इस वजह से जो है अब ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि भैया जब आज मैंने सुना, खबरें आ रही हैं कि अब जो है सरकार जो है दूसरे देशों पे जो है अपना ध्यान फोकस करने की कोशिश कर रही है। अरे लेकिन जब ट्रंप ने ये अनाउंस किया था कि वो टैरिफ लगा रहा है, आप तब से लेकर अब तक कर क्या रहे थे? ये सवाल पूछ रहा है पूरा देश कि जब आपको प्यास लगी आप तभी कुआं खोदने पे क्यों जा रहे हैं? ये सवाल आज पूरा देश पूछना चाहता है। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, आपका इन सब में रिस्पांस क्या रहा है कि हम जो है स्वदेशी अपनाना चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए। पिछले 11 साल से आप कह रहे हैं, कभी वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए, तमाम चीजों में हम इसके खिलाफ नहीं है, आप करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई क्या है? आंकड़ों पे अगर बात करें तो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पहले जो थी अगर आपने वोकल व अंश भाई, अगर आपने पहले ही वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत कर दिया होता तो आज हम घुटनों के बल थोड़ी चल रहे होते। विवेक जी प्लीज, मुझे प्लीज आप बीच में मत बोलिए, मुझे एक बार जवाब देने दीजिए। काउंटर सवाल तो पूछूंगा ना आपसे। हाँ, आप बोल लीजिए, आपको जितना बोलने का मौका दिया गया आपने बोल दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत पहले क्यों नहीं किया गया? मैं कह रहा हूं, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। मैं यहां पे कह रहा हूं कि हमारा जल्दी से प्लीज। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो हमारा जीडीपी का जो था उसमें 16% का होता था, लेकिन अब वो घट के जो है वो तकरीबन 13% हो गया। तो सच्चाई आप यहाँ पे जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घट के कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घटा भैया? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है वो पहले 16% होता था, अब वो घट के 13% हो गया है। ये सच्चाई है। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप ये कहां का डेटा है, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा सो दैट मैं भी उसको देखकर एक बार स्टडी कर पाऊं। मुझे लगता है धीरज कॉल इस पर जवाब देंगे बेहतर तरीके से। जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, हाँ, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी कंट्रीब्यूशन पहले 16% था, अब 13% है। हाँ, और दूसरी बात, अगर यहाँ पे आप जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आप आपने यहाँ पे क्या करा है स्वदेशी में? आपने चाइना के साथ $100 बिलियन का जो है ट्रेड डेफिसिट कर दिया। सच्चाई क्या क्या? चाइना के साथ हमारा जो पहले इंपोर्ट था 2014 में वो 11% होता था, जो कि अब हमारा 70% हो गया चाइना के साथ इंपोर्ट। ये सच्चाई है। तो आप यहाँ पे कौन सी स्वदेशी की बात करें? और स्वदेशी क्या सिर्फ इस देश को अपनाने की जरूरत है? क्या मोदी जी को स्वदेशी अपनाने की जरूरत नहीं है? धीरज कॉल, अगर अंश के जी 10 सेकंड विवेक जी, 10 सेकंड, क्योंकि मोदी जी अगर यहाँ पे मेबाक के चश्मे पहनते हैं, अगर मॉन्ट ब्लैक के जो पेन यूज करते हैं, अगर जो मर्सिडीज BMW की गाड़ी में घूमते हैं, तो क्या सिर्फ देश की जनता स्वदेशी अपनाए? मोदी जी को स्वदेशी अपनाने की जरूरत नहीं है। और आखिरी बात मैं क्या अपनी बात को समाप्त करता हूं, ये यहाँ पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस देश की जनता को कि जो के साथ जो एक्सपोर्ट है वो अभी हमारा फिलहाल में $86.5 बिलियन का है, लेकिन अगर ये ट्रेड जो है तो इसे तकरीबन हमारा घट के जो है $49.5 बिलियन हो जाएगा, यानी तकरीबन जो है 36.9 बिलियन। ठीक है, मैं कौन साहब से आंसर ले लेता हूं। अगर कांग्रेस प्रवक्ता के बयानों को फैक्ट और फिगर की कसौटी पर कसा जाए तो क्या दिखाई देता आपको कौल साहब?
देखिए कुछ पॉइंट्स तो उन्होंने बोले हैं कि इमरजेंसी के लिए प्रिपरेशन हम लास्ट मोमेंट पे क्यों कर रहे हैं, ये बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, इंडिया ने अपनी सप्लाई चेन पे 1980 से काम नहीं किया। उसका खामियाजा जब मैंने आपको नंबर्स के साथ पिछले हफ्ते हमने रेयर मिनरल पे बात भी की थी कि जब पूरा वर्ल्ड हो रहा था तो चाइना एक साथ मिलके इस पे मेहनत कर रहा था, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो चाइना के साथ आप कंपेयर करते हैं ना भारत का, ये थोड़े से रॉन्ग फिगर्स हैं, क्योंकि अगर आप चाइना पे यूएस की डिपेंडेंसी देखें तो वो माइंड बॉबलिंग है। हम लोग चाइना के बगैर नहीं चल सकते, एक दिन नहीं चल सकते। हमारा मोस्ट ऑफ द रेयर अर्थ वहां से आता है, प्रोडक्शन वहां से आती है, हार्डवेयर वहां से आते हैं, क्लोथिंग तो अब वियतनाम वगैरह चली गई, लेकिन जो क्रिटिकल एरियाज बैटरीज आती हैं, लिथियम आयन बैटरीज आती हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स वहां से आते हैं। हमारा टोटल ट्रेड अगर चाइना के साथ आप देखें तो उसके तो माइनिंग नंबर्स के इक्विपमेंट्स आर वहां से ह्यूज, आते हैं, 600 फार्मिंग के एग्रीकल्चर के 660 इक्विपमेंट्स वहां से आते हैं, करेक्ट, कारखानों के इक्विपमेंट 660 वहां से बिलियन। आते हैं, बड़े बड़े मैं मेगा आपको स्ट्रक्चर के इक्विपमेंट वहां से आते हैं। क्या नहीं आता मैं चाइना आपको से? मैं आपको नंबर दे देता हूं, 606 बिलियन डॉलर का है एज ऑफ 2024। हमने चाइना के साथ यूएस ने ट्रेड किया, एक्सपोर्ट था अराउंड 200 बिलियन, इंपोर्ट वाज 461 बिलियन। तो कहां आप कंपेयर, और इंडिया की जो बात उन्होंने बोली 80 बिलियन डॉलर, बिल्कुल सही बोला, वो ट्रेड इफेक्ट होगा। उसमें से 40 बिलियन डॉलर की जो गुड्स हैं, 48 बिलियन डॉलर टू बी स्पेसिफिक, उनके अंदर 70% का डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा। ट्रेड करता क्या है, डिमांड डिस्ट्रक्शन करता है, ताकि आपका माल ही कंट्री ना आए, आपके लोग बेरोजगार हो जाएं। ये कंसर्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 लाख लोग इमीडिएटली इफेक्ट होंगे। हम क्यों जिसमें से काउंटर 1 टैरिफ लाख क्यों नहीं लोगों लगा की सकते? मैं ये जल्दी से सवाल का जवाब चाहूंगा, फिर मैं हाँ, कार्की और देखिए मैं मिताली के आपको पास जा रहा बताता हूं, हम लोग काउंटर टैरिफ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। पहली बात तो यूएस इंडिया का एक ट्रेड सरप्लस है। नंबर 2, जैसे कि आपके महेश जी ने बहुत ही अच्छे से बताया कि अभी भी टॉक्स चल रही हैं, और मुझे एज समबडी लिविंग हियर एंड कनेक्टेड टू द डायस्पोरा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि एक फ्रूटफुल डिसीजन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरी बात, काउंटर टैरिफ लगा के हमारा खुद ही का ज्यादा नुकसान होगा, और फ्यूचरिस्टिक जो ये खटास रिलेशनशिप में आई है ये और गिरेगी। समझदारी वही है कि आप चुपचाप करें अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में। लेकिन 3 पॉइंट्स मैं जरूर बोलना चाहूंगा। जल्दी दिस से। इज एन आई ओपनर। अपने आप के सप्लाई चेन क्रिएट करें, हर वर्ल्ड की बिग सप्लाई चेन, यूरोप हो, जापान हो, उसके साथ इंटीग्रेट के जी। ऑल्टरनेटिव मार्केट्स, उन्हें जापान, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, जिसपे ऑलरेडी काम हो रहा है। लेकिन इंडिया की प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ के आना पड़ेगा गवर्नमेंट के सपोर्ट में, और इमीडिएटली पेन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एमएसएमई और छोटे लघु उद्योग के लिए कोई, जैसे आपने बताया, इंसेंटिव्स भी, कुछ कुशन उनको मिलना चाहिए इमीडिएटली। और जीएसटी से सबको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट टैक्स तो आपको पता ही है, 1.5% सर फिर भी कुछ भारतीय लोग जवाब तो डायरेक्ट टैक्स देना होगा देते ना। हैं। कार्की सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद मिताली आपके पास आ रहा हूं। फिर भी रिस्पांस तो जरूरी है। करेक्ट। क्यों रिस्पांस नहीं दिया जाए अमेरिका को, और किस किस बात का वेट किया जाए? कार्की सर। देखिए, इसमें अगर आप देखें, जैसे बताया गया, जो हमारा और अमेरिका का ट्रेड है उसमें हमारा ऊपरी हाथ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ट्रम्प जो है वो टेम्पररी ट्रांजिएंट फिनोमिना है। हिंदुस्तान और अमेरिका को अगर फ्यूचर को देखना है और पास्ट को देखना है, तो इस प्रोसेस को, जो 25 साल का जो मेहनत है, उसको एकदम से एक दूसरे की नाक पे मुक्का मार के, खून निकाल के खराब करने की जरूरत नहीं है। ये वक्त भी निकल जाएगा, लोग निकल जाएंगे, लेकिन देश वही रहेंगे। हमारे बाद अगली जनरेशन भी आएगी। तो ये देश जब सोचता है तो हम सिविलाइजेशनल नेशन है, हमें सेंचुरीज में और जनरेशंस में सोचना है। ये एक तो जो एबरेशंस आते हैं, जैसे ट्रम्प जैसे लोग, इनके खातिर अपने जो दूरगामी रिश्ते और अपना फ्यूचर जो है उसको दांव पे लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे मैं पहले कहा, कुछ भी आप बोलिए, कभी कई आने वाली दशकों तक अमेरिका अपनी दुनिया में एक महत्व रखेगा। और हमें चाहे कोई भी हो, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, हमें अपने छोटे फायदों के लिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट या इंस्टिंक्टिव रिएक्शन में, हमें अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, अपनी जो देश की हमें ग्रोथ पाथ है वो खराब नहीं करना है। हमने अपना ग्रोथ पाथ ठीक रखना है। अगर अभी अमेरिका और ट्रम्प बैड माउथिंग कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, हिंदुस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। जो एक डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल रिलेशन में जो एक मैच्योर नेशन करता है, उस तरह से हम अपने को रख रहे, ताकि कल हमें अपना थूका चाटना ना पड़े, अमेरिका को चाटना पड़ेगा। तो ये जो है, हमें दूरगामी देखने से ये हमारे लिए ठीक रहेगा। मिताली, इसका क्या यूएस के इंपैक्ट के बारे में बहुत कम चर्चा हो रही है, यूएस पर क्या इंपैक्ट है? तो
अगर मैं अपनी रिसर्च के हिसाब से बताऊं, जितना मैंने लोगों से बात करी है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। ये उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यूएस में जो बायर्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल के कपड़ों के बायर्स हो, चाहे वो फूड प्रोसेस्ड फूड्स के बायर्स हो, वो बहुत ज्यादा अपने एक मोनोपोलिस्टिक स्टेटस को यूज करके पूरे ग्लोबल साउथ की जो देश हैं उनको पुश कर रहे हैं कि टैरिफ का इम्पैक्ट ज्यादातर ग्लोबल साउथ में हो, इमर्जिंग इकोनॉमीज में हो और यूएस के कंज्यूमर पर ना हो। और मैं ये कहना चाहूंगी आपके शो के माध्यम से कि ये मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न एरा में पहली बार मैंने इस तरह का इकोनॉमिक कलोनियलिज्म देखा है किसी भी देश से इतना ओपनली। क्योंकि आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम रिच हैं, हम बायर हैं, हमारे पास पूरी मार्केट है, तो आप जो है आप ये टैरिफ एब्जॉर्ब करिए, हम नहीं एब्जॉर्ब करेंगे। जी। और ये ज्यादातर टेक्सटाइल्स में हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिताली हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त सीमित था, मैं माफी चाहूंगा। और फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंटिसिपेशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को अकल आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि कुछ दिन के बाद अपने फैसले पर कुछ विचार करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे और भारत को तैयारी कर लेनी चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए। पीएम मोदी का जापान दौरा और चाइना दौरा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वहां से बड़े मैसेजेस निकलकर सामने आ सकते हैं। हमारी नजर इस पर रहेगी।